प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं प्रभुदयाल मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय मोरिजा, ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 1 भूगोल की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 अपवाह के अंतर्गत प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। जो पश्चिमी घाट है वो प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजक का काम करता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। यानी पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के पास उत्तर से दक्षिण की ओर है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था अध्याय 2 में कि प्रायद्वीपीय भाग का ढाल पूर्व की ओर है, इसीलिए इस क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। फिर पुनः मैं आपको बताता हूँ, डेल्टा कहते हैं जब नदी समुद्र में गिरते समय अनेक धाराओं में बट जाती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली ये प्रायद्वीपीय भाग की दो बड़ी नदियां हैं, उनके नाम है नर्मदा और तापी, और ये पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है तथा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसे अंग्रेजी में एस्चुरी कहते हैं, अर्थात जब नदी एक ही धारा में समुद्र में गिरती है तो उसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। यानी प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं उनकी द्रोणियाँ उत्तर भारत की नदियों से या हिमालय से निकलने वाली नदियों की तुलना में छोटी है। नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों के पास है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। अमरकंटक से जब यह अरब सागर तक पहुंचती है तो अनेक दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है। जबलपुर के पास में संगमरमर की चट्टानें, वहाँ नदी गहरे गार्ज में होकर के बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, यानी तेजी से गिरती है ढाल में, वहाँ एक झरने का निर्माण करती है, उसे धुआंधार प्रपात कहते हैं। ये प्रश्न आता है, धुआंधार प्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ये देखिए, इस मानचित्र में हमने पहले उत्तर भारत की नदियाँ देखी, अब हम देख रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये देखिए, नर्मदा नदी है जो पश्चिम में अरब सागर में गिर रही है। इसी के नीचे तापी नदी है। पूर्व में महानदी चिल्का झील जहाँ दिखाई गई है, यह बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इसके बाद गोदावरी नदी तापी नदी के नीचे देखिए पहाड़ियों से निकली है, इसी में और नदियाँ मिल जाती हैं और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर देखिए कृष्णा नदी
इस पे नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। गोदावरी पर निजाम सागर है और यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सब नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, चाहे महानदी हैं, इसकी धाराएं अनेक भागों में बट गई। गोदावरी की अनेक धाराओं में बट रही है, कृष्णा नदी की अनेक धाराओं में बट रही है और कावेरी नदी की बट रही है। इस प्रकार ये दक्षिण जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसके प्रमुख बड़ी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिर करके डेल्टा का निर्माण करती है, पूर्व की ओर बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है, यानी नर्मदा में जो मिलने वाली छोटी छोटी नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं नर्मदा की, वो छोटी हैं और समकोण पर मुख्य धारा में मुख्य नदी में मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत यानी फैली हुई है। क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। इसे हम इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। दूसरी द्रोणी है तापी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है, यानी तापी नदी मध्य प्रदेश में ही बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से निकली है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण यानी सकड़ा है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। हम इस मानचित्र में जब ये इन नदियों की स्थिति को देख सकते हैं। और आप एटलस की सहायता से भी इन नदियों की ये नदियाँ कौन कौन से राज्यों में बहती हैं देख सकते हैं स्थिति को। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी द्रोणी जब हम देखते हैं तो गोदावरी नदी प्रायद्वीप पे बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिम घाट की ढाल से निकलती है गोदावरी नदी। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, यानी जो गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र है वह सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, यहाँ नदी द्रोणी का 50% भाग है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ कौन कौन सी? मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा, ये बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आकार में और विस्तार में बड़ी है। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है, यानी छत्तीसगढ़ का जो पठारी भाग है उससे महानदी का उद्गम हुआ है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
इस नदी की लंबाई यानी महानदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका मतलब है कि कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट से निकलती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी द्रोणी कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी जो श्रृंखला है वहाँ से निकलती है और तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बहकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। ये जानकारी दी है कि आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। यानी कावेरी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है और इसका नाम है शिव समुद्रम प्रपात। कहते हैं झरने को। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत यानी इस शिव समुद्रम प्रपात से, इस जल प्रपात से जल विद्युत बनाई जाती है और ये मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र, जो कोलार सोने की खान है, वहाँ यहाँ की बिजली प्रदान की जाती है। ज्ञात कीजिए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। देखिए मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात भी कावेरी नदी बनाती है और उस जलप्रपात का नाम है जोग जलप्रपात। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन्हें हम एटलस में देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका, यानी हमारी इस पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल भाग है। लेकिन इस 71% जल का 97% जल लवणीय है। लवणीय यानी खारा है, जो पीने के और कृषि के काम का नहीं है। केवल 3% जल ही स्वच्छ जल है। इस पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल है उसका 3% जल ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है और इस 3% का भी 3/4 भाग हिमानियों के रूप में है, बर्फ के रूप में है। तो बच्चों, हमने इस बिंदु में आज के प्रकरण में प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा। आशा है आपको ये ठीक से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अस्तु।